नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में। मित्रों, आज के इस वीडियो लेक्चर के जो कंटेंट्स हैं, विषय सूची है, वह इस प्रकार है। सबसे पहले हम देखेंगे परिभाषाएं, जो कि डी से लेकर वाई तक की हम आज इस वीडियो लेक्चर में देखने वाले हैं। मित्रों, इससे पहले वाली वीडियो में हमने जो है डेफिनेशन क्लॉज के डेफिनेशन ए से लेकर सी तक के सारी डेफिनेशन देख ली थी, और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो है डी से लेकर वाई तक जितनी भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, ध्यान दीजिएगा मित्रों, हम सारी डेफिनेशन नहीं देखेंगे, उन्हीं डेफिनेशंस को देखेंगे जिनसे परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं या बन सकते हैं। और इसके बाद जो है हम धारा 3 पर बात करेंगे, जो बोलता है निर्देशों का अर्थ लगाना, कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंसेस। इस सेक्शन में भी हम उतना ही देखेंगे जितना परीक्षा में पूछा जाता है। देन इसके बाद हमारा अगला टॉपिक होगा धारा 4, जो बोलेगा भारतीय दंड संहिता और अन्य विधियों के अधीन विचारण। तो इसमें भी हम जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे धारा 4 में क्या एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और लास्ट हमारा टॉपिक होगा व्यावृत्ति सेविंग्स, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इस सेक्शन में इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीजें आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं। चलिए मित्रों, शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। मित्रों, आज के लेक्चर की जो हमारी सबसे पहली डेफिनेशन है वो है कंप्लेंट परिवाद की। ध्यान रखिएगा मित्रों, सेक्शन 2 के सब क्लॉज डी में जो है कंप्लेंट की डेफिनेशन को बतलाया गया है, जो कि एग्जाम के लिए प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है और मेंस में भी इससे क्वेश्चन बन सकता है, शॉर्ट नोट बन सकता है। तो मित्रों, आपको लर्न कैसे रखना है, तो ध्यान रखिएगा कि कंप्लेंट जब भी कोई व्यक्ति मजिस्ट्रेट को करता है तो उसे अपने पास एक सीडी रखनी चाहिए, जिससे कि भविष्य में उसका जो है उपयोग कर सके। तो आप ध्यान रख लीजिएगा, कंप्लेंट को सीडी की, कंप्लेंट की एक सीडी अपने पास रखनी चाहिए। तो एग्जाम में जो है आपको याद आ जाएगा कि कंप्लेंट को किसमें डिफाइन किया गया है, डी क्लॉज में डिफाइन किया गया है। अब मित्रों, इसके हम जो है सबसे पहले डायरेक्ट में इसके लैंग्वेज पढ़ते हैं, जिससे कि हम इसके एलिमेंट आपको समझा पाए। देखिए मित्रों, क्या कहता है कंप्लेंट या परिवाद की डेफिनेशन। तो परिवाद से इस संहिता के अंतर्गत मजिस्ट्रेट द्वारा, मजिस्ट्रेट पे अंडरलाइन कर लीजिए, मजिस्ट्रेट द्वारा कार्यवाही किए जाने की दृष्टि से मौखिक या लिखित रूप में उससे किया गया यह अभिकथन अभिप्रेत है कि किसी व्यक्ति ने, चाहे वह ज्ञात हो या अज्ञात, अपराध किया है, किंतु इसके अंतर्गत पुलिस रिपोर्ट नहीं आती। इंग्लिश में रीड कर लेते हैं। Complaint means any allegations made orally or written to a magistrate with a view to his taking action under this code that some person, whether known or unknown, has committed an offence, but does not include a police report। तो मित्रों, इस डेफिनेशन को पढ़ने के बाद हमें जो है ये एलिमेंट मिलते हैं। हम देखते हैं कौन कौन से एलिमेंट है। सबसे पहले जो है मजिस्ट्रेट। ध्यान रखिएगा मित्रों, कंप्लेंट हमेशा मजिस्ट्रेट को की जाती है। पुलिस अधिकारी को हम कंप्लेंट नहीं करते हैं, उनको हम एफआईआर करते हैं सेक्शन 154 के तहत। तो कंप्लेंट जो है किसको की जाएगी, कंप्लेंट मजिस्ट्रेट को की जाएगी। ये इसका पहला एलिमेंट है। दूसरा एलिमेंट देखिएगा कि कंप्लेंट जो है मौखिक या लिखित अभिकथन होते हैं। अभिकथन से तात्पर्य है किसी अपराध के किए जाने के एलिगेशंस होते हैं कि किसी व्यक्ति ने जो है कोई अपराध कर दिया है। तो कंप्लेंट जो है लिखित रूप में भी की जा सकती है और मौखिक रूप में भी की जा सकती है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है और वह कंप्लेंट करना चाहता है मजिस्ट्रेट को, तो वह मजिस्ट्रेट के पास जाएगा और मजिस्ट्रेट जो है उसके मौखिक कथनों को कंप्लेंट के रूप में लिख लेगा। और अगर कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा है, वह लिखकर कंप्लेंट कर सकता है, तो मजिस्ट्रेट को एक कागज पर लिखकर वह कंप्लेंट दे सकता है। अब यहां पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बिल्कुल स्पष्ट कह दिया है कि कंप्लेंट का कोई फॉर्मेट नहीं है, कोई प्रारूप नहीं है। कोई व्यक्ति जो है किसी भी फॉर्मेट में कंप्लेंट मजिस्ट्रेट को कर सकता है। अगला एलिमेंट हम देखें कि व्यक्ति ज्ञात हो या अज्ञात। यहां पर ध्यान रखिएगा, पर्सन वेदर नोन और अननोन। अब बहुत सिंपल सी बात है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति के ऊपर कोई अपराध घटित हुआ, लेकिन उसे नहीं पता कि अपराध किया किसने है। तो ऐसी कंडीशन में अगर वह कंप्लेंट करना चाहता है तो वह उस अज्ञात व्यक्ति के अगेंस्ट भी, उस अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ भी कंप्लेंट कर सकता है
जिसके बारे में वो नहीं जानता कि किसने किया है, और अगर वो जानता है तो उसके नाम के साथ कि सो एंड सो पर्सन ने जो है ये अपराध किया है जिससे उसको ऐसा ऐसा क्षति हुई है। तो कंप्लेंट जो है ज्ञात और अज्ञात दोनों व्यक्तियों के अगेंस्ट जो है मजिस्ट्रेट को की जा सकती है। क्लियर हुई बात? अगले पॉइंट पे आते हैं। किंतु इसके अंतर्गत पुलिस रिपोर्ट नहीं आती। अब आप समझिएगा, बहुत सिंपल सी बात है कि पुलिस रिपोर्ट क्या होती है, हम इसको समझ जाएंगे तो हम कंप्लेंट को भी इसके अंतर्गत समझ जाएंगे। समझिएगा कि जब कभी भी किसी मामले की एफआईआर लिखाई जाती है तो एफआईआर के बाद पुलिस अधिकारी अन्वेषण करता है, इन्वेस्टिगेशन करता है, और इन्वेस्टिगेशन के अंतर्गत वह साक्ष्यों को एकत्रित करता है। साक्ष्यों को एकत्रित करने के बाद वह एक रिपोर्ट बनाता है, और वह रिपोर्ट पुलिस रिपोर्ट होती है जिसे वह मजिस्ट्रेट के सामने पेश करता है। तो ऐसी कंडीशन में आप ध्यान रखिएगा कि वह पुलिस रिपोर्ट को कभी भी कंप्लेंट नहीं माना जाता। अगली बात पे चलते हैं। अगला हमारा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, यह कार्यवाही किए जाने के प्रयोजन से की गई हो। मतलब कि मजिस्ट्रेट को जब कंप्लेंट करते हैं तो उस कंप्लेंट के पीछे जो ऑब्जेक्ट होता है, जो रीजन होता है, वह यह होता है कि न्यायालय जो है उचित कार्यवाही उस व्यक्ति के अगेंस्ट जिसने अपराध किया है, या जो भी उचित कार्रवाई है उसको करे, इस प्रयोजन से कंप्लेंट की जाती है। तो मित्रों यहां हमने जो है इसके एलिमेंट्स देखे। अब इस डेफिनेशन में सेक्शन 2D के अंतर्गत कंप्लेंट की डेफिनेशन में एक एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है जो यह बताता है, एक स्पष्टीकरण दिया है, वह यह बताता है, ध्यान से सुनिएगा, कि अगर पुलिस अधिकारी को किसी व्यक्ति ने कोई एफआईआर लिखाई और एफआईआर लिखने के बाद पुलिस अधिकारी ने अन्वेषण किया, और अन्वेषण में अगर वह यह पाता है कि वह मामला असंज्ञेय प्रकृति का है। कैसा है वह मामला? वह मामला नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। तो ऐसी कंडीशन में वो जो रिपोर्ट पुलिस अधिकारी उस असंज्ञेय मामले की, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की जो रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को देगा, उस रिपोर्ट को कंप्लेंट माना जाएगा, और वह पुलिस अधिकारी जो रिपोर्ट दे रहा है वह कंप्लेनेंट माना जाएगा। इस बात को यह स्पष्टीकरण स्पष्ट कर देता है। अब इससे हमें एक चीज और पता चलती है कि मजिस्ट्रेट को अगर हमें कोई कंप्लेंट करना है, तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात है, मजिस्ट्रेट को कंप्लेंट करना है तो वह किसी संज्ञेय या असंज्ञेय दोनों मामले में की जा सकती है। कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल दोनों ऑफेंसेस की हम मजिस्ट्रेट को कंप्लेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर पुलिस स्टेशन में एफआईआर करना है तो एफआईआर जो है हमेशा कॉग्निजेबल ऑफेंस, संज्ञेय अपराध की होती है। अगर कोई व्यक्ति असंज्ञेय अपराध, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की पुलिस थाने में एफआईआर या लिखाने जाएगा तो ऐसी कंडीशन में पुलिस अधिकारी उसकी एफआईआर ना लिखकर धारा 155 के तहत पुलिस थाने में एक रजिस्टर होता है जिसमें नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का रिकॉर्ड रखा जाता है, उसमें उसकी एंट्री कर लेगा, और उस व्यक्ति को जिसने नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की पुलिस अधिकारी को जानकारी दी है उसको निर्देशित करेगा कि वह सो एंड सो मजिस्ट्रेट के पास चला जाए और वहां पर वह कंप्लेंट दायर कर सकता है। तो आपको यहां पर बात समझ में आ गई कि क्या है कंप्लेंट, परिवाद। अब हम जो है, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से इस पर क्वेश्चन बनता है, तो हम कंप्लेंट और एफआईआर के बीच में आपको यहां पर अंतर, डिफरेंसेस भी बता रहे हैं। आप ध्यान से सुनिएगा मित्रों, किसी अपराध को घटित होने के बाद किसी भी व्यक्ति के पास दो उपचार होते हैं, या तो वो मजिस्ट्रेट को कंप्लेंट कर दे या एफआईआर कर दे। तो बेसिकली इन दोनों में डिफरेंस क्या है इसको हम समझेंगे। देखिएगा मित्रों, परिवाद जो है मजिस्ट्रेट के समक्ष किया जाता है। हमने यहाँ पर देख लिया कि मजिस्ट्रेट को परिवाद करते हैं, पुलिस अधिकारी को परिवाद नहीं होता है, कंप्लेंट नहीं होती है। तो आगे देखें, एफआईआर सदैव पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी को की जाती है। अब पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी, आगे हम डेफिनेशन देखेंगे कि उसके अंदर कौन कौन पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी हो सकता है। तो आप समझिएगा कि एफआईआर सदैव पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी को की जाती है, और इधर कंप्लेंट किसको की जाती है? मजिस्ट्रेट को। क्लियर? अगला डिफरेंस देखते हैं, परिवाद संज्ञेय अथवा असंज्ञेय दोनों मामलों में किया जा सकता है। जो कंप्लेंट है वह कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस दोनों की कंप्लेंट मजिस्ट्रेट को की जा सकती है। वहीं अगर हम एफआईआर में देखें तो एफआईआर में
जो कंप्लेंट या जो एफआईआर कराई जाएगी वह केवल संज्ञेय अपराध की कराई जाती है। समझ में आ रही बात? एफआईआर सदैव संज्ञेय अपराध के किए जाने के संबंध में होती है, असंज्ञेय नहीं, नॉन कॉग्निजेबल नहीं। आप ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं, अगला अंतर क्या है। परिवाद में पुलिस अधिकारी तब तक अन्वेषण नहीं कर सकता, ध्यान रखिएगा, अन्वेषण नहीं कर सकता। कौन नहीं कर सकता? पुलिस अधिकारी, जब तक कि मजिस्ट्रेट अनुमति ना दे। मतलब कि कोई मामला अगर मजिस्ट्रेट के पास परिवाद आया है तो ऐसी स्थिति में कोई भी पुलिस अधिकारी उस मामले में अगर अन्वेषण करना चाहता है तो वह तब तक नहीं कर सकेगा जब तक कि उसे मजिस्ट्रेट से आदेश ना मिल जाए। वहीं अगर हम प्रथम सूचना रिपोर्ट में देखें, एफआईआर में देखें, तो एफआईआर में सूचना मिलते ही, जैसे ही पुलिस अधिकारी को सूचना दी जाती है, अधिकारी अन्वेषण जो है प्रारंभ कर सकता है। ध्यान रखिएगा कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में हमने जैसे ही एफआईआर लॉन्च कराई, पुलिस अधिकारी ने जैसे रिकॉर्ड पर ली, वैसे ही पुलिस अधिकारी जो है अन्वेषण प्रारंभ कर सकता है, लेकिन कंप्लेंट वाले मामले में नहीं कर सकता है। तो मित्रों यहां पर जो है हमने जो है परिवाद के बारे में आपको बताया, डेफिनेशन बताई आपको, और इसके साथ परिवाद और एफआईआर में अंतर बतलाया। अब हम चलते हैं हमारी अगली डेफिनेशन पर। मित्रों हमारी अगली डेफिनेशन है इंक्वायरी या जांच, और इसी के साथ साथ हम देख रहे हैं अन्वेषण। ध्यान रखिएगा मित्रों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इन दोनों डेफिनेशन को आपको एक साथ करना है, और इनको लर्न कैसे करना है तो आप ट्रिक समझ लीजिए। देखिए जांच और जी, ये लगभग इनका जो स्वर जा रहा है वो एक जैसा ही जा रहा है, जांच और जी। तो जी में जांच है, जी में जांच है, इसको आप ऐसे याद कर लीजिए। तो ऐसी कंडीशन में आप याद कर पाएंगे कि जांच, इंक्वायरी की जो डेफिनेशन है वह जी क्लॉज में दी हुई है। और अन्वेषण की बात करें कि अन्वेषण को कैसे याद रखें कि वह एच डेफिनेशन, ध्यान दीजिएगा, एच डेफिनेशन में डिफाइन किया गया है। तो आप एक इस बात को ध्यान रखिए कि इसको हम एच के बाद जो है आई आता है और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होता है, उसका फर्स्ट अल्फाबेट है आई। तो आप जो है इस तरह से भी इसको याद कर सकते हैं। और एक और ट्रिक है कि भाई इन्वेस्टिगेशन जो है वह इंक्वायरी के पहले होती है, तो इंक्वायरी आई से आ गया, तो यहां पर आई के पहले एच में जो है अन्वेषण दिया है। तो आप इस तरीके से थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, थोड़ा सा इस पर फोकसली कॉन्सेंट्रेट करेंगे, आपको याद हो जाएगी और एग्जाम में 100% याद आएगी। अब मित्रों चलिए हम इन दोनों डेफिनेशन को अच्छे से देख लेते हैं और इनके क्या क्या मेन एलिमेंट्स हैं उनको देख लेते हैं। तो देखिए मित्रों, जांच से अभिप्रेत है विचारण से भिन्न। आप इसको एलिमेंट नंबर 1 लगा लीजिए कि जांच जो है विचारण से भिन्न होता है। आगे देखते हैं, ऐसी प्रत्येक जांच जो इस संहिता के अधीन मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा की जाए। अब आप इसको समझिएगा, ये दूसरा इसका एलिमेंट हो गया मजिस्ट्रेट या न्यायालय। अब पहले हम देखें कि विचारण से भिन्न क्या। देखिए मित्रों, जब कभी भी न्यायालय में कोई चार्जशीट फाइल होती है तो ऐसी स्थिति में मजिस्ट्रेट साहब जो है क्या करते हैं, ट्रायल चलाने से पहले, विचारण करने से पहले एक इंक्वायरी करते हैं, उस चार्जशीट पर प्रामा फेसिली देखते हैं, प्रथम दृष्टया देखते हैं कि मामला बन रहा है या नहीं बन रहा है। अगर मामला बन रहा हो तो उसके बाद ट्रायल चलाई जाती है। मतलब अगर हम देखें कि जो इंक्वायरी है वह ट्रायल से पहले का स्टेज होता है। तो यहां पर आप ध्यान रखिएगा कि इंक्वायरी से अभिप्रेत है विचारण से भिन्न ऐसी प्रत्येक जांच जो इस संहिता के अधीन मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा की जाए। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इंक्वायरी हमेशा मजिस्ट्रेट या न्यायालय ही करते हैं। अगर मान लीजिए कि पुलिस अधिकारी ने कोई इंक्वायरी की है किसी मामले की, तो वह इस इंक्वायरी की डेफिनेशन में इंक्वायरी नहीं मानी जाती। इसके तहत जो है इंक्वायरी वही मानी जाएगी जो मजिस्ट्रेट या न्यायालय करेंगे। तो यहां पर उन्होंने कहा संहिता के अधीन मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा की जाए। तो इस तरीके से इंक्वायरी को आप ध्यान रखिएगा।
अगला जो इंपॉर्टेंट है वो है अन्वेषण। तो अन्वेषण के क्या आवश्यक तत्व हैं, क्या इसकी लैंग्वेज है, समझिएगा। अन्वेषण के अंतर्गत वे सब कार्यवाहियां, मतलब अन्वेषण क्या है, एक कार्यवाही है, कार्यवाहियां जो इस संहिता के अधीन पुलिस अधिकारी, ध्यान रखिएगा पुलिस अधिकारी, यहां पर इसको लगा लें कार्यवाहियां, दूसरा लगा लें पुलिस अधिकारी, या मजिस्ट्रेट से भिन्न किसी भी ऐसे व्यक्ति द्वारा जो मजिस्ट्रेट द्वारा निमित्त प्राधिकृत किया गया है, साक्ष्य एकत्रित करने के लिए की जाए। अब आप इसको समझिएगा, अन्वेषण क्या होता है, एक कार्यवाही है। ये कार्यवाही कौन करता है, या तो पुलिस अधिकारी करेगा, ध्यान रखिएगा, या तो पुलिस अधिकारी करेगा या फिर कोई अन्य व्यक्ति भी कर सकता है, अगर उसे मजिस्ट्रेट ने इसके लिए प्राधिकृत कर दिया है। लेकिन ऐसा व्यक्ति मजिस्ट्रेट नहीं होना चाहिए, इसको आप ध्यान रखिएगा। एग्जाम में क्वेश्चन बनाता है कि इंक्वायरी जो है, इन्वेस्टिगेशन जो है, मजिस्ट्रेट से भिन्न कोई अन्य व्यक्ति भी कर सकता है जिसे मजिस्ट्रेट ने प्राधिकृत किया है। और इसके साथ साथ जो मेन एलिमेंट है जो एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा कि इन्वेस्टिगेशन का जो उद्देश्य होता है, जो इसका लक्ष्य होता है, वह होता है साक्ष्य एकत्रित करना। मतलब कि इन्वेस्टिगेशन किस लिए की जाती है, साक्ष्यों को एकत्रित करने के लिए की जाती है। यह एग्जाम में कई बार आया है, आप बिल्कुल गांठ बांध लीजिए कि इन्वेस्टिगेशन जो है साक्ष्य एकत्रित करने के लिए किया जाता है। कौन करता है, पुलिस अधिकारी करता है, या मजिस्ट्रेट से भिन्न कोई ऐसा व्यक्ति कर सकता है जिसे मजिस्ट्रेट ने प्राधिकृत किया हो। तो इस प्रकार आप जो है अन्वेषण को ध्यान रखिएगा। मित्रों, एग्जाम में, प्रीलिम्स एग्जाम में एक क्वेश्चन इस प्रकार का भी आ जाता है कि आपको जो है अन्वेषण, जांच और विचारण, इन तीनों अक्षरों को या इन तीनों शब्दों को ऑर्डर चेंज करके आपको दे देते हैं। या तो आपको जो है विचारण आगे लगा देंगे, फिर जांच कर देंगे, लास्ट में अन्वेषण कर देंगे, फिर एक ऑप्शन बना देंगे जिसमें जो है जांच आगे, बीच में अन्वेषण, पीछे विचारण। इस तरीके से इसको हौच पौच कर आपके सामने रखते हैं और आपसे पूछा जाता है कि इसका सही क्रम बतलाइए। तो ऐसी स्थिति में आप इसको बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए कि किसी भी मामले में सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन होता है, अन्वेषण होता है, जो कि पुलिस अधिकारी करता है। अन्वेषण कंप्लीट होने के बाद न्यायालय में जब चार्जशीट फाइल हो जाती है, जब पुलिस रिपोर्ट फाइल हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में जो है जांच की जाती है। और जांच के बाद जांच जो है मजिस्ट्रेट करता है, और मजिस्ट्रेट इस जांच में यह देखता है कि मामला प्रथम दृष्टया बन रहा है या नहीं बन रहा है। अगर मामला बन रहा होगा तो वह आगे विचारण, ट्रायल चलाएगा और इसके बाद जो है निर्णय करेगा कि भाई अब जो अभियुक्त है वह दोषी है या नहीं। तो यहां पर आप जो है इसको ध्यान रखिएगा, ऑर्डर को विशेष रूप से आप ध्यान रखिएगा। इन्वेस्टिगेशन, दूसरा ऑर्डर आएगा इंक्वायरी, और तीसरा ट्रायल। ठीक है, तो आप इस तरीके से इनको अपने दिमाग में बिठा लीजिए। अब आप पूछेंगे कि सर ये ट्रायल क्या है, विचारण क्या है। देखिए मित्रों, ध्यान रखिएगा कि हमारी पूरी सीआरपीसी में कहीं पर भी विचारण शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है, ट्रायल शब्द को कहीं पर भी डिफाइन नहीं किया गया है। बेसिकली ट्रायल क्या होता है, विचारण क्या होता है, किसी अभियुक्त के विरुद्ध यह जांच करना या यह जांच करने की प्रक्रिया ट्रायल है, जिसमें यह जांच की जाती है कि किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है या नहीं किया है, वह उस अपराध का दोषी है या नहीं है। तो यह जो कार्रवाई है, यह जो प्रक्रिया है, यह विचारण कहलाती है, जो कि जांच के बाद की जाती है। तो मित्रों, इस प्रकार से आप इन तीनों को ध्यान रखिएगा। मित्रों, हमारी अगली इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जुडिशियल प्रोसीडिंग, न्यायिक कार्यवाही। मित्रों, ये जो डेफिनेशन है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 2 के सब क्लॉज आई में प्रोवाइडेड है। तो अब सबसे पहले हमें इसको याद करना है कि हमारे को एग्जाम में याद आ जाए। तो आप देखिएगा, ये जो जुडिशियल का जो जे है, इसको अगर आप हल्का सा ऐसे कर दें
तो आपको ये आई प्रतीत होगा। तो अगर आप एक दो बार इसको प्रैक्टिस कर लेंगे, दिमाग में आप अच्छे से याद कर लेंगे, कंसंट्रेशन से आप देख लेंगे, तो एग्जाम में आपको 100% याद आ जाएगा कि जुडिशियल प्रोसीडिंग जो है यह सेक्शन 2 के क्लॉज आई में प्रोवाइडेड है। अब हम बात करते हैं इसके वर्डिंग्स पर, इनके शब्दों पर, ये क्या कहते हैं, इसके मेन एलिमेंट्स क्या हैं। तो देखिए, न्यायिक कार्यवाही के अंतर्गत कोई ऐसी कार्यवाही है, यहां पर आप दो शब्द पकड़िए, एक तो अंतर्गत और दूसरा कार्यवाही, मतलब कि न्यायिक कार्यवाही एक कार्यवाही है। अब वो कार्यवाही क्या है, बेसिकली ये जो डेफिनेशन है यह डिफाइन ही नहीं कर रही है कि न्यायिक कार्यवाही क्या है, ये तो क्या करती है, यह इसके क्षेत्र का विस्तारण करती है, क्योंकि अंतर्गत शब्द यूज किया गया। अंतर्गत मतलब न्यायिक कार्यवाही कोई ऐसी प्रोसीडिंग ऑलरेडी है, उसके अंतर्गत हम किसको और न्यायिक कार्यवाही मानेंगे। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा जिसके अनुक्रम में साक्ष्य वैध रूप से शपथ पर लिए जा सकते हैं, मतलब कि ऐसी हर वो कार्यवाही जिसमें साक्ष्यों को, एविडेंसेस को वैध रूप से, वैलिड तरीके से अगर शपथ पर, ओथ पर लिया जा सकता है, वे सारी की सारी कार्यवाहियां, प्रोसीडिंग्स जो हैं सीआरपीसी के तहत जुडिशियल प्रोसीडिंग मानी जाएंगी, जुडिशियल प्रोसीडिंग ट्रीट की जाएंगी। तो मित्रों यहां पर इसका जो मेन एलिमेंट है वह हुआ साक्ष्य वैध रूप से शपथ पर लिया जा सकना। अगर किसी कार्यवाही में साक्ष्य वैध रूप से शपथ पर लिया जा सकता है तो वो कार्यवाही जुडिशियल प्रोसीडिंग है। तो मित्रों चलिए अब हमारी चलते हैं अगली डेफिनेशन, ये है महानगर क्षेत्र, मेट्रोपॉलिटन एरिया। मित्रों मेट्रोपॉलिटन एरिया के बारे में जो विस्तृत बात की गई है वह सेक्शन 8 में की गई है सीआरपीसी की, और इसके अंतर्गत बताया गया है कि मेट्रोपॉलिटन एरिया जो है किसी भी क्षेत्र को डिक्लेयर किया जा सकता है। तो उसके लिए सबसे पहले उन्होंने कहा कि ऐसा कोई क्षेत्र जिसकी पॉपुलेशन 10 लाख से अधिक है, मतलब कि ऐसा क्षेत्र जिसकी पॉपुलेशन 10 लाख और 10 लाख से अधिक, और मोर देन 10 लाख। अगर किसी क्षेत्र जिसकी जनसंख्या 10 लाख या उससे अधिक है और उस क्षेत्र को जो है राज्य सरकार ने अगर महानगर क्षेत्र घोषित कर दिया है तो उसे महानगर क्षेत्र, मेट्रोपॉलिटन एरिया माना जाता है। तो सेक्शन 8 में हम इसको जो है डिटेल में देखेंगे, और यहां पर आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप याद रख लीजिएगा कि एक तो आपको दो बातें याद रखनी, पहले तो मेट्रोपॉलिटन एरिया का डेफिनेशन किस सेक्शन में दिया हुआ है, तो सेक्शन 2 के क्लॉज के में। अब हम इसको कैसे याद रखें कि भैया के है, भूल जाएंगे एग्जाम में। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, क्षेत्र शब्द को देखिए, क्षेत्र शब्द में ये देखिए यहां, तो ये जो है ये उल्टा के है, कैसा, रिवर्स का के दिख रहा है। तो आप इसको जो है एक बार अपने दिमाग में कंसंट्रेशन से बिठा लीजिए, तो ये महानगर क्षेत्र शब्द ही आपको बता देगा कि मैं के अल्फाबेट में डिफाइन हूं। और अगर इसके बाद अगर आपसे ये पूछा जाता है कि किस सेक्शन में महानगर क्षेत्र के बारे में वर्णन किया गया, ये तो डेफिनेशन हो गई, तो वर्णन किया गया, तो आप सेक्शन 8 बताएंगे। तो इसको कैसे याद रखें कि भाई सेक्शन 8 में है, तो यहां पर आप फिर इस क्षेत्र शब्द को पकड़ लीजिए, इसमें जो है ये इस प्रकार से बना हुआ है, तो इस प्रकार से बनाने हुए की जगह आप इसको ऐसे बना लीजिए। अब ऐसे आप अगर एक दो बार दिमाग में अच्छे से कंसंट्रेशन से याद कर लेंगे तो आपको 101% एग्जाम में याद आ जाएगा कि महानगर क्षेत्र के बारे में विस्तृत रूप से सेक्शन 8 में प्रावधान दिए गए हैं, और वर्तमान में जो डेफिनेशन डिफाइन की गई है वह के अल्फाबेट में की गई है। तो मित्रों यहां पर अपन इसको अपन ने देखा। अब हम अगला देखते हैं अपराध, ऑफेंस। तो मित्रों अपराध और ऑफेंस के लिए हमारी जो बेयर एक्ट में जो वर्डिंग्स है हम उसको पहले पढ़ लेते हैं, फिर इसको हम यहां पर देखेंगे। अपराध से कोई ऐसा कार्य या लोप अभिप्रेत है जो तत्समय प्रवृत्ति किसी विधि द्वारा दंडनीय बना दिया गया है, और इसके अंतर्गत कोई ऐसा कार्य भी है जिसके बारे में पशु अत्याचार अधिनियम 1871 की धारा 20 के अधीन परिवाद किया जा सकता है। इंग्लिश में रीड कर लेते हैं। Offense means any act or omission made by punishable by
any law for the time being in force and includes any act in respect of which a complaint to be made under section 20 of the Cattle Trespass Act 1871। तो मित्रों इस डेफिनेशन को जब हमने पढ़ा तो हमको जो है इसमें दो मेन एलिमेंट निकल कर आ रहे हैं, तो हम उनको देख लेते हैं। इससे पहले मैं आपको जो सेक्शन लर्न करा देता हूं या कि ऑफेंस के बारे में, जो है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की सेक्शन 2 के किस क्लॉज में ऑफेंस है। देखिए मित्रों सिंपल सी बात है, किसी भी व्यक्ति को ऑफेंस नहीं करना चाहिए, और नहीं का मतलब होता है नो। नो आप इसको ऐसे ध्यान रखिए, नो ऑफेंस, कोई ऑफेंस नहीं करेगा। तो यहां पर ओ ऑफेंस को डिनोट कर देगा और एन जो है आपकी डेफिनेशन के ऑर्डर को डिनोट कर देगा। आप इसको इस तरह से याद कर सकते हैं, एक दो बार देखिएगा याद हो जाएगा। अब हम इसके एलिमेंट्स पर जाते हैं। तो देखिए ऑफेंस या अपराध के अंतर्गत कोई कार्य या लोभ, एक्ट और ओमिशन। एक्ट का मतलब होता है किसी कार्य को करना या कोई कार्य, और ओमिशन किसी पर्सन को किसी कार्य को करने की ड्यूटी है, ऑब्लिगेशन है, उसको करना ही चाहिए और वह उसको नहीं करता है। अगर विधि ने किसी व्यक्ति को कोई कार्य करने के लिए बाउंड कर दिया है और वो उसको नहीं करेगा तो उसे हम ओमिशन या लोभ कहते हैं। एक एग्जाम्पल के रूप में कि मान लीजिए कि आप अगर किसी गार्डन में बैठे हैं, पब्लिक गार्डन है, पब्लिक प्लेस है, और वहां पर अगर कोई पब्लिक प्रॉपर्टी को हार्म पहुंचाता है तो आपकी ये लायबिलिटी है कि आप उसको रोकें, और अगर कोई निकट में कोई पुलिस स्टेशन है या कोई कह सकते हैं पब्लिक सर्वेंट है तो आप उसको इन्फॉर्म करें। लेकिन अगर नहीं करते हैं तो वह ओमिशन है, और वह ओमिशन है तो ऐसी कंडीशन में क्योंकि लायबिलिटी थी आपने नहीं की, ओमिशन एक ऑफेंस क्रिएट कर देता है और वह पनिशेबल रहता है। तो ये एग्जांपल से आप क्लियर समझ गए होंगे कार्य और लोभ। अब आगे क्या कहती है इसके एलिमेंट में, ऐसे कार्य या लोभ किसी विधि द्वारा दंडनीय बना दिए गए हों। मतलब कि कोई कार्य या लोभ तब ऑफेंस होगा जब उस कार्य या लोभ को किसी विधि द्वारा दंडनीय बना दिया गया है। अगर किसी लॉ के अंतर्गत किसी एक्ट को ऑफेंस बना दिया गया, दंडनीय पनिशेबल बना दिया है, या किसी लॉ के अंतर्गत उसको जो है किसी लोभ को या ओमिशन को अगर दंडनीय बना दिया गया है तो वह ऑफेंस हो जाएगा, अपराध की डेफिनेशन में यहां पर आ जाएगा। अब इसमें एक तीसरे नंबर पर एक और बात कह रखी है जिसको मैं यहां आपको मेंशन कर रहा हूं, कैटल ट्रेसपास एक्ट के बारे में। मतलब कि कैटल ट्रेसपास एक्ट की सेक्शन 20 के अंतर्गत अगर कोई कार्य, जो भी कार्य है, उस कार्य के लिए अगर न्यायालय में परिवाद किया जा सकता है तो वह कार्य या लोभ के लिए अगर जो है कैटल ट्रेसपास एक्ट के अंतर्गत अगर कंप्लेंट की जा सकती है मजिस्ट्रेट को, परिवाद किया जा सकता है मजिस्ट्रेट को, तो वह कार्य भी ऑफेंस होता है। तो यहां पर इस चीज को बतलाया गया है। तो मित्रों चलते हैं हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन पर। मित्रों जो हमारी अगली इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वह है ऑफिसर इंचार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन, पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी। ये जो डेफिनेशन ये सेक्शन 2 के सब क्लॉज ओ में प्रोवाइडेड है, ध्यान रखिएगा। और एग्जाम के लिए याद कैसे करें कि भाई किस सेक्शन में है, तो देखिए ऑफिसर का ओ और किस सेक्शन में ये है, ओ में है। तो आप इससे इसको कनेक्ट कर लीजिए, एग्जाम में 100% आपको याद आ जाएगा। अब हम बात करते हैं कि डेफिनेशन कहती क्या है। ये डेफिनेशन जो है ये कहती है कि मान लीजिए पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी किसी कारण से अपने फंक्शंस को, अपने कार्य को निष्पादित नहीं कर पा रहा है, बीमारी के कारण, कहीं जाने के कारण या अन्य किसी कारण से, तो ऐसी स्थिति में पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी कौन होगा। तो आप ध्यान रखिएगा कि पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी से रैंक में जो भी सबऑर्डिनेट, जो भी उससे रैंक में छोटा अधिकारी होगा, वह अधिकारी पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी माना जाएगा। लेकिन ये जो रैंक में जो नीचे वाला अधिकारी है यह कांस्टेबल नहीं होना चाहिए। मतलब कांस्टेबल की पंक्ति से ऊपर और पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी की रैंक में जस्ट नीचे वाला, जो भी अधिकारी रैंक में नीचे वाला अधिकारी होगा उसको जो है ऑफिसर इंचार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन माना जाएगा। इस सेक्शन से क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट बात क्या है, कांस्टेबल नहीं होना चाहिए, कांस्टेबल से पंक्ति में ऊपर
और पुलिस थाने के भाषातक अधिकारी के रैंक में जस्ट नीचे का अधिकारी जो है मान लिया जाएगा। अब ये सेक्शन ये भी बोलती है कि मान लीजिए अगर कोई राज्य सरकार जो है यह आदेश दे दे कि कांस्टेबल की रैंक के अधिकारी को भी पुलिस थाने का भाषातक अधिकारी माना जा सकता है, तो ऐसी स्थिति में कांस्टेबल भी शामिल हो जाएगा। लेकिन सामान्यतः अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन पुलिस थाने का भाषातक अधिकारी कांस्टेबल को नहीं माना जाएगा। किसे माना जाएगा? जो कि पुलिस थाने के भाषातक अधिकारी के जस्ट सबऑर्डिनेशन में है। तो आपको बात क्लियर हो गई होगी। अब हमारी जो अगली डेफिनेशन है वह है पुलिस रिपोर्ट। अब ध्यान दीजिएगा मित्रों, ये सेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो सबसे पहले तो हम इसका ऑर्डर याद कर लेते हैं कि सेक्शन 2 के आर में, ध्यान रखिएगा आर में जो है पुलिस रिपोर्ट दी गई है। और इसको एग्जाम के लिए याद कैसे करें कि एग्जाम में क्वेश्चन आए और आपको पता चल, आप जो है आंसर दे पाए। तो देखिए पुलिस रिपोर्ट का आर पकड़ लीजिए, रिपोर्ट का आर और किस ऑर्डर में है? आर में है। तो इस तरह से आपको याद हो जाएगी। अब हम देखते हैं ये सेक्शन बोलती क्या है। ये सेक्शन बोलती है पुलिस रिपोर्ट से तात्पर्य सेक्शन 173 के सब क्लॉज 2 के तहत वो रिपोर्ट जो कि पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट को देते हैं, वह रिपोर्ट जो है पुलिस रिपोर्ट मानी जाती है। ध्यान रखिएगा मित्रों, पुलिस थाने में अगर कोई शिकायत की जाती है तो वो पुलिस रिपोर्ट नहीं होती। इन जनरली क्या माना जाता है, अगर कोई पर्सन लॉ से रिलेटेड या लॉ का पर्सन नहीं है, मतलब कि वह लॉ का छात्र नहीं है, उसको विधि का ज्ञान नहीं है, तो वह किसको मानेगा? पुलिस रिपोर्ट। सामान्यतः पुलिस अधिकारी को जो रिपोर्ट लिखाई जा रही है उसको पुलिस रिपोर्ट मानता है। लेकिन लॉ के स्टूडेंट होने के नाते आपको पता होना चाहिए कि पुलिस रिपोर्ट का तात्पर्य क्या होता है? पुलिस रिपोर्ट का तात्पर्य होता है सेक्शन 173 की सब क्लॉज 2 के तहत जो रिपोर्ट पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट को भेजता है वह पुलिस रिपोर्ट होती है। इसको हम चार्जशीट भी बोलते हैं। अब यहां पर आप जो है एक बात और समझ लीजिए पुलिस रिपोर्ट के संबंध में कि पुलिस रिपोर्ट में होता क्या है। ध्यान रखिएगा मित्रों, जब कभी भी कोई व्यक्ति जो है पुलिस थाने में एफआईआर लिखाता है तो एफआईआर के बाद इन्वेस्टिगेशन में वह अधिकारी साक्ष्यों को कलेक्ट करता है। साक्ष्यों को कलेक्ट करने के बाद वह एक रिपोर्ट बनाता है कि जो जो साक्ष्य उसने कलेक्ट किए हैं, जो जो इंपॉर्टेंट उस मामले को साबित करने के लिए मटेरियल कलेक्ट किया है, वह सब की सब पुलिस रिपोर्ट में होता है और इस रिपोर्ट को मजिस्ट्रेट को भेजा जाता है। तो इस तरीके से आप जो है पुलिस रिपोर्ट ध्यान रखिएगा। अगली इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है हमारी लोक अभियोजक, पब्लिक प्रोसिक्यूटर। अब यहां पर इसको याद करने के इसका ऑर्डर क्या है? इसका ऑर्डर है यू। अब वैसे तो अपन इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि पब्लिक का पी यू से यू को कनेक्ट करेंगे, अपन ध्यान रखेंगे कि भाई यू में जो है पब्लिक प्रोसिक्यूटर प्रोवाइडेड है। और एक तरीका और भी है कि पब्लिक कौन होती है? पब्लिक होती है यू, मतलब जो आप पब्लिक है वो सब यू में आती है। तो ऐसी कंडीशन में उनको जो न्यायालय में रिप्रेजेंट करता है, मतलब कि पब्लिक को जो न्यायालय में रिप्रेजेंट करता है वह पब्लिक प्रोसिक्यूटर, और किसमें डिफाइंड है? सेक्शन 2 के सब जो है ऑर्डर सब क्लॉज यू में। तो आप इसको इस तरह से याद कर लीजिए। अब इन जनरली मैं आपको बताऊं कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर का काम क्या होता है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर का जो मेन काम, लोक अभियोजक का जो मेन काम होता है वह होता है राज्य सरकार का न्यायालय में प्रतिनिधित्व करना, या पुलिस का जो है न्यायालय में प्रतिनिधित्व करना इसका काम होता है। अब इसकी अपॉइंटमेंट और इसके संबंध में जो डिटेल में इंफॉर्मेशन जो है वह सेक्शन 24 में दी गई है। जब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम आप इसको कवर करेंगे। तो आप इसको यहां पर केवल इतना याद रख लीजिए कि यू में जो है पब्लिक प्रोसिक्यूटर प्रोवाइडेड है। ठीक है, अब हम अगली डेफिनेशन चलते हैं। अगली डेफिनेशन है समन केसेस, और इसी के साथ साथ हम देख रहे हैं वारंट केसेस। अब इनको हमें याद करना है कि समन केसेस किस सेक्शन में है, वारंट केसेस किस सेक्शन में है। तो आप देखिए ये जो समन केसेस है डब्ल्यू में है, मतलब सब क्लॉज सेक्शन 2 के सब क्लॉज डब्ल्यू के अंतर्गत जो है समन केसेस को डिफाइन किया गया है। अब यहां पर हम आपको याद कैसे करवाएं, याद कराने का आप ट्रिक समझिए। देखिए एम को देखिए, एम जो है ऐसे बनता है, अगर इसको ऐसा कर दें उल्टा तो ये जो है डब्ल्यू बन जाएगा। तो आप इसको ऐसे दिमाग में बैठा लीजिए जिससे कि एग्जाम में आप जो है बतला पाए। आपको जैसे ही क्वेश्चन आएगा आपको अपने आप दिमाग जो है
बहुत जल्दी, क्योंकि प्रोसेस में आने के लिए उसको कहीं से कनेक्टिविटी मिल जाए। जैसे ही आपके सामने जो शब्द आएगा ये आपको अपने आप दिख जाएगा, एम को आप डब्ल्यू बना लेंगे, ये दिमाग अपने आप प्रोसेस कर लेता है। ठीक है, तो समन मामले जो है डब्ल्यू में डिफाइन किए गए हैं। अब होते क्या है समन मामले, तो देखिएगा सिंपल सी बात है। इसके पहले हम लैंग्वेज पढ़ लेते हैं समन मामलों की। समन मामलों से ऐसा मामला अभिप्रेत है जो किसी अपराध से संबंधित है और जो वारंट मामला नहीं है। समन केस मीन्स अ केस रिलेटिंग टू एन ऑफेंस एंड नॉट बीइंग अ वारंट केस। मित्रों, समन केस की डेफिनेशन को देखने पर हमको यह लग रहा है कि जब तक अपन इसकी वारंट केस की डेफिनेशन, वारंट मामलों की डेफिनेशन नहीं देखेंगे तब तक हम जो है समन केस की डेफिनेशन को नहीं समझ पाएंगे। तो अब हम जो है वारंट मामलों की, वारंट केसेस की डेफिनेशन देख रहे हैं जो कि सेक्शन 2 के क्लॉज एक्स में प्रोवाइडेड है। देखिएगा, वारंट मामलों से ऐसा मामला अभिप्रेत है जो मृत्यु, आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय किसी अपराध से संबंधित है। वारंट केस मीन्स अ केस रिलेटिंग टू एन ऑफेंस punishable with death, imprisonment for life or imprisonment for a term exceeding 2 years। मतलब कि वारंट मामले उन मामलों को कहा जाता है जो कि अपराध से संबंधित हो, पहली बात, और दूसरी बात जिनमें मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक के दंड से दंडित किया जा सकता हो। तो इसी का अगर हम रिवर्स कर दें तो समन मामले वे मामले हो गए जो कि किसी अपराध से संबंधित हैं और जिनमें 2 वर्ष तक या 2 वर्ष से कम का पनिशमेंट दिया जा सकता हो। तो ध्यान रखिएगा मित्रों, वारंट मामले में 2 वर्ष से अधिक की बात की गई है। 2 वर्ष से ज्यादा का पनिशमेंट देंगे तो वो वारंट मामला होगा, या ऐसे मामले जिनमें 2 वर्ष से अधिक का दंड दिया जा सकता है वो वारंट मामला। लेकिन समन मामला, पहला एक लिमिट है, 2 वर्ष तक का पनिशमेंट मिला हो या 2 वर्ष से कम का पनिशमेंट मिला हो, दिया जा सकता हो, तो ऐसी कंडीशन में उस मामले को समन मामला माना जाता है। तो मित्रों, यहां पर जो है हमने समन मामला और वारंट मामले की डेफिनेशन को देखा, समझा, और अब हम चलते हैं हमारी इस सेक्शन की लास्ट डेफिनेशन और न्यूली अमेंडेड डेफिनेशन WA विक्टिम्स पर। मित्रों, विक्टिम या पीड़ित की डेफिनेशन जो है हमारी सीआरपीसी की सेक्शन 2 में 2008 के अमेंडमेंट के थ्रू जोड़ी गई। और ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे प्रश्न जो है 2012 का जो एमपीएडीजे था, एमपीएडीजे के एग्जाम में जो है इससे प्रश्न बना था। तो मित्रों चलिए देखते हैं क्या कहती है विक्टिम की डेफिनेशन। देखिए मित्रों, ये कहती है विक्टिम से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है। व्यक्ति में यहां पर मेल, फीमेल या कोई भी, जो भी व्यक्ति की परिभाषा में आता है सब कुछ इसमें आ गया। व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी ऐसे कार्य या लोक के कारण कारित किसी हानि या क्षति से पीड़ित है। अब कैसी हानि या क्षति से पीड़ित है? जिसके लिए अभियुक्त व्यक्ति, ये उत्तर है इसका, कि कैसी हानि या क्षति से पीड़ित है जिसके लिए अभियुक्त व्यक्ति आरोपित किया गया है। अगर किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए आरोपित किया गया है और उस आरोपित कार्य से किसी व्यक्ति को हानि या क्षति पहुंचती है तो ऐसे व्यक्ति को हम विक्टिम बोलते हैं। समझ में आ गई बात? ऐसे कार्य या लोक, मतलब कार्य में लोक सम्मिलित है, यहां पर ध्यान रखिए, ये भी एक एलिमेंट है। कार्य या लोक से जो भी व्यक्ति पीड़ित है और उस के लिए जो है किसी व्यक्ति को आरोपित किया गया है तो ऐसे व्यक्ति को विक्टिम कहा जाता है। इसके बाद इसमें एक और छोटी सी लाइन जुड़ी है, ये कहता है तथा पीड़ित में सम्मिलित है। मतलब पीड़ित की डेफिनेशन को और विस्तारित किया उन्होंने, उसकी या उसका संरक्षक। ध्यान दीजिएगा, संरक्षक मतलब मान लीजिए ए व्यक्ति जो है किसी अपराध के कारण पीड़ित है तो वह एक जिसके संरक्षण में होगा, जैसे कि माता पिता या और भी कोई गार्जियन जो है, वह सब की सब भी पीड़ित की परिभाषा में पीड़ित माने जाएंगे। या विधिक उत्तराधिकारी, मतलब ए अगर पीड़ित है उसके जो बच्चे वगैरह जो उसके उत्तराधिकारी हैं वह सब भी पीड़ित माने जाएंगे जो कि विधिक उत्तराधिकारी हैं। तो आप इनको भी ध्यान रखिएगा कि अब हम इसको एक साथ देखते हैं। विक्टिम से या पीड़ित से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसने जो है
किसी कार्य या लोभ के कारण क्या पाया है, हानि या क्षति जो है उसको मिली है, और इस कार्य या लोभ जिसके कारण क्षति या हानि उसे हुई है किसी व्यक्ति को आरोपित किया गया है, तो ऐसी कंडीशन में ऐसा व्यक्ति विक्टिम है। और इसके अंतर्गत कौन कौन आएगा, उस पीड़ित के संरक्षक और या उसके विधिक उत्तराधिकारी जो है इसके अंतर्गत आएंगे। तो आप इस परिभाषा को अच्छे से करिएगा क्योंकि अमेंडमेंट के थ्रू जुड़ी है, पहली बात, दूसरी इंपॉर्टेंट भी है। मित्रों अब हम इसके ऑर्डर को याद करेंगे कि विक्टिम की डेफिनेशन हम कैसे याद रखें कि ये सेक्शन 2 के सब क्लॉज WA में प्रोवाइडेड है। ध्यान दीजिएगा मित्रों, WA को हम क्या बोलते हैं, WA को हम वाह भी बोल सकते हैं, वाह क्या बात है। तो 2008 में विक्टिम की डेफिनेशन हमारी सीआरपीसी की सेक्शन 2 में जोड़ी गई और इस प्रकार की कोई डेफिनेशन हमारी सीआरपीसी में अवेलेबल नहीं थी, मौजूद नहीं थी। इसीलिए हम ये कह सकते हैं वाह क्या बात है कि सीआरपीसी की सेक्शन 2 में विक्टिम की डेफिनेशन को भी जोड़ दिया गया। तो वाह से आप जो है याद कर लीजिए, WA में जो है विक्टिम की परिभाषा दी गई है। तो मित्रों चलिए यहां पर हमारी परिभाषा खंड कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं धारा 3, 4 और 5 के ऊपर। मित्रों धारा 3 जो है सीआरपीसी की बोलती है निर्देशों का अर्थ लगाना, कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंसेस। मित्रों बेसिकली ये सेक्शन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है परीक्षा के लिए क्योंकि इससे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेकिन नॉलेज के लिए आप इसको थोड़ा सा समझ लीजिए कि अगर गलती से कभी कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप सॉल्व कर पाए। देखिए मित्रों इसमें इस प्रकार के निर्देश दिए गए हैं कि अगर इस संहिता में या किसी अन्य विधि में कहीं पर भी कोई आदेश महानगर मजिस्ट्रेट के लिए दिया गया है तो महानगर क्षेत्र के बाहर वह आदेश जो है जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के लिए माना जाएगा। अगर कोई आदेश जो है सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट के लिए दिया गया है और वह आदेश महानगर क्षेत्र में जो है महानगर मजिस्ट्रेट के लिए माना जाएगा। इसी के साथ साथ अगर किसी कानून में किसी विधि में थर्ड क्लास मजिस्ट्रेट के लिए कोई आदेश दिए गए या थर्ड क्लास मजिस्ट्रेट को शक्ति दी गई है तो इस संहिता के लिए अब वो आदेश जो है द्वितीय श्रेणी मजिस्ट्रेट या सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट के लिए माने जाएंगे। तो इस प्रकार के जो निर्देश हैं वह सेक्शन 3 बतलाती है। आप एक बार इसको रीड कर लीजिएगा तो आपको बहुत इजीली कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। मैंने आपको मोटी मोटी बात बतलाई। अब इसके बाद जो सेक्शन 4 है सीआरपीसी का, ये बताता है भारतीय दंड संहिता और अन्य विधियों के अधीन अपराधों का विचारण। तो ध्यान दीजिएगा मित्रों, यह सेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के लिए, लेकिन नॉलेज के लिए समझ लीजिए। यह एक निर्देश दे रही है कि इस संहिता के अंतर्गत मतलब दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत भारतीय दंड संहिता और अन्य विधियों के अधीन जितने भी मामले हैं उनका विचारण जो है, इसमें जो प्रक्रिया दी है, इसमें जो नियम दिए हैं, इसमें जो जांच का तरीका बताया है, इसमें जो इन्वेस्टिगेशन के बारे में बताया है, वो सारे के सारे प्रावधान जो है दंड प्रक्रिया संहिता के मामलों के लिए विचारण के लिए और अन्य विधियों के अधीन अपराधों के विचारण के लिए इस्तेमाल या उपयोग किए जाएंगे। अब इसके बाद जो सेक्शन 5 है बात करती है व्यावृत्ति या सेविंग्स की। तो ये सेक्शन बहुत सिंपल सी बात कहती है, आप बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए। इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन नॉलेज के लिए थोड़ा सा आप अपने दिमाग में इस चीज को बैठा लें कि ये सेक्शन बोलती है कि सीआरपीसी के प्रोविजन किसी ऐसी विशेष विधि या स्थानीय विधि, ध्यान रखिएगा, विशेष विधि या स्थानीय विधि के नियमों पर प्रभाव नहीं डालेगी जहां पर कि उन विधियों में या उन स्थानीय या विशेष विधियों में प्रक्रिया से संबंधित प्रावधान दिए गए हों। और इसी के साथ साथ यहां पर यह भी बतलाया गया है कि किसी कानून या किसी विधि में अगर कोई स्पेशल प्रोसीजर के बारे में बताए गए हैं उस पर भी दंड प्रक्रिया संहिता का प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो मित्रों यहां पर जो है ये सारी बातें जो है सेक्शन 5 तक आज हमने देखा और इसी के साथ आज हमारा जो चैप्टर फर्स्ट है सीआरपीसी का वह कंप्लीट होता है। अगला चैप्टर जो है चैप्टर 2 दंड न्यायालय और कार्यालय का गठन, हम इस पर चर्चा हमारे अगले लेक्चर में करेंगे। तो मित्रों इसी के साथ आपसे विदा लेंगे, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।